नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे कि भूकंप और सुनामी में अंतर और पेट्रोलियम कोयले का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले चलते हैं। जो अपनी पृथ्वी होती है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, जो अपनी पृथ्वी होती है, अर्थ है, वह तीन भागों में बटी हुई है। पहला भाग CRUST क्रस्ट, पहला भाग क्रस्ट, जिसपे कि मनुष्य जीवन, समुद्र, पेड़ पौधे, पर्वत वगैरह आते हैं। दूसरा भाग है मेटल, मेंटल, जो अर्ध तरल भाग है, अर्ध तरल है। और तीसरा है कोर। फर्स्ट भाग है, उसमें अनेक प्रकार की चट्टानें, एक जैसा नहीं है, समान नहीं है, ऊंचा नीचा। तो क्रस्ट भाग में जो खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये क्या है? ओशियन, समुद्र। क्रस्ट की लंबाई है, लंबाई है वो 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की है। क्रस्ट की लंबाई 100 किलोमीटर की है। उसमें समुद्र बस इतना सा, समुद्र वगैरह बस इतने से। जब प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर, और एक और अटलांटिक महासागर। तीनों महासागर हैं जो पूरे भूभाग को देखते हुए कितनी सी कम जगह में दिखाई दे रहे हैं। जो सुनामी वगैरह देखने को मिलती है, तो सुनामी आती है, वो कैसे आती है? मान के चलिए मेटल से, आपको पिछले उसमें पढ़ाया गया था कि भूकंप उत्पन्न होता है मेटल से, मेंटल से, सॉरी, मेंटल से। जैसा ही इसको समुद्र को दबाव से नीचे से मारा, तो क्या हुआ? जो यहाँ पे है, कोई आप बर्तन लीजिए, बर्तन में पानी भर के देखिए। जब पानी को, बर्तन में पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर नीचे से हथेली मारी, तो क्या होता है? पूरा बर्तन खाली हो जाता है। तो जो ऐसा नीचे से भूकंप आया है, जो समुद्र में, समुद्र को नीचे से मारा, तो क्या हुआ? पूरा पानी ऊपर आ गया। तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को कहते हैं सुनामी का आना, सुनामी। उसी को क्या बोलते हैं? सुनामी। सुनामी आती है तो क्या होता है? समुद्र के नीचे एक तरह से वो कह सकते हैं भूकंप आना, उसको क्या बोलते हैं? सुनामी। समुद्र के बीच में आ गया तो वो सुनामी का कारण बनता है। पेट्रोलियम, ये जो एरिया है, ये भूभाग का एरिया। मेटल, क्रस्ट। यदि बाई चांस क्या होता है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी और भूकंप दोनों ही कहाँ से आते हैं? मेटल से। दोनों ही कहाँ से आते हैं? मेंटल से। मेटल से निकला मैग्मा, मैग्मे से बना, ठंडा होकर मैग्मा, लावा, लावा ठंडा होकर, सॉरी, चट्टान। यदि ज्वालामुखी कहीं अगर जंगल वगैरह में फटती है, अगर ज्वालामुखी जंगल में फटी, जंगल में जीव जंतु, पेड़ पौधे सब कुछ होते हैं, अगर इन दोनों को, सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु लावे में अगर दब जाते हैं, लावे में अगर उनके ऊपर लावा गिर जाता है, ठंडा होकर क्या होता है? चट्टानों का निर्माण करता है। उनके नीचे जो भी जीव जंतु दबे हुए होते हैं, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो वह पेट्रोलियम बन जाते हैं। और अगर उनको थोड़ा सा भी ऑक्सीजन मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं? कोयला, कोयले का निर्माण करते हैं। यदि ज्वालामुखी समुद्र में फटता है, यदि ज्वालामुखी समुद्र में फटता है, तब उस स्थिति में क्या होगा? अगर समुद्र में फटता है, समुद्र में ऑक्सीजन ना के बराबर मिलता ही नहीं है, तो कोई जीव जंतु वहां पर सो रहा है, बड़ी बड़ी मछली, मछली वगैरह, केकड़े, कछुए वगैरह, तो लावे में नीचे दब जाते हैं। और पेट्रोलियम का कुछ वर्षों बाद, कुछ वर्षों बाद पेट्रोलियम का निर्माण हो जाता है। कुछ वर्षों बाद क्या होता है उन जीव जंतुओं के? तो एक तरह से जीवाश्म, जीवाश्म से पेट्रोलियम की उत्पत्ति होती है। आपको ये तो समझ में आ रहा है कि जो पेट्रोलियम बहुत ज्यादा मिल रही है, पेट्रोलियम सबसे ज्यादा समुद्र से निकाली जाती है, समुद्र तल से निकाली जाती है। लेकिन जैसे जैसे ज्वालामुखी समुद्र के नीचे फट रही है, जितने जितने ज्वालामुखी फट रही है, चट्टानों का निर्माण तो कर रही है, पेट्रोलियम तो मिल रहा है, लेकिन उसी के साथ में एक नुकसान और भी है। समुद्र का भूतल, समुद्र का भूतल
उभर कर ऊपर आते जा रहा है, चट्टानों का निर्माण होता है तो आज यहाँ पर बड़ी, फिर और बड़ी हुई, फिर और बड़ी हुई, तो उससे क्या नुकसान है? जो समुद्री जहाज होते हैं, जो समुद्र में जहाज चलते हैं, उनको इनसे बहुत ज्यादा खतरा होता है। जैसे मान के चलिए ये चल रहा है जहाज, ऊपर चल रहा है जहाज, नीचे भरा हुआ है इसमें समुद्र। अब यहाँ पे ज्वालामुखी फटा तो यहाँ पे चट्टानों का निर्माण कर दिया गया, तो ये आएगा, आके इससे टकराया जाएगा और समुद्री जहाज डूब सकता है। तो सबसे ज्यादा भूतल उभर कर ऊपर आ रहा है, किससे? समुद्र में ज्वालामुखियों के फटने से। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।